Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 5 है और ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 6 है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। तो हम मतलब डिफरेंस ही कैसे पता करते हैं कि क्या वो चीज़ जिंदा है या क्या वो चीज़ मर चुकी है। अगर हम डॉग को देखते हैं भागते हुए या हम काऊ को देखते हैं कि वो कर्ड को च्यू कर रही है या मैन तेज से चिल्ला रहा है कोई भी स्ट्रीट पे, तो हम मतलब जानते हैं कि ये सारे जो हैं ये लिविंग बींग्स हैं क्योंकि ये मूवमेंट शो कर रहे हैं। वट इफ़ डॉग काऊ मैन वर एज स्लीप, अगर वो सो रहे थे तो भी हम यही बोलते हैं कि क्या वो मर चुके हैं। हम उनके देखते हैं कि वो ब्रीथ कर रहे, ठीक है, और हम जानते हैं कि वो अलाइव है। मतलब ब्रीथिंग एक ऐसा है जो मतलब कि नेचुरली होता है। अगर हम चाहें तो हम थोड़ी देर के लिए सांस रोक सकते हैं, मैक्सिमम 1 या 2 मिनट के लिए, उसके बाद हमको लेनी ही पड़ेगी। वट अबाउट प्लांट्स, तो हम देखते हैं कि वो ज़िंदा है, बट प्लांट तो कोई मूवमेंट शो नहीं करते ना, वो मतलब हिलते हैं, सिर्फ हवा के कारण वो हिलते हैं। तो हम उनको देखते हैं कि वो ग्रीन है, ठीक है। कुछ कहते हैं कि जो प्लांट का जो लीफ का कलर है ना, ग्रीन के अलावा भी होते हैं। हाँ, ग्रीन के अलावा बहुत सारे कलर होते हैं प्लांट्स के अंदर। वो ग्रो करते हैं ओवर टाइम, मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो ग्रो करते हैं। मतलब आप देखोगे कि 1 महीने पहले आपने एक सैपलिंग ग्रो करा है और वो सैपलिंग बड़ा हो गया है। तो हम मतलब कि कुछ सॉर्ट ऑफ मूवमेंट वो शो करते हैं, या तो वो ग्रोथ से रिलेटेड करते हैं या मतलब कि कोई ना कोई कॉमन एविडेंस वो शो करते हैं कि वो ज़िंदा है। बट प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबल ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, मतलब कि जो हम मतलब हमारी आंखों से हमारे मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है हमको उसको देखते हुए कि वो ग्रो कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं लेकिन तब भी कि वो अलाइव है। मतलब कि हम देख तो नहीं पाते कि वो ग्रो कर रहा है कैसे कैसे, बट हम ये तो कह सकते हैं ना कि वो अलाइव है। कुछ एनिमल्स ब्रीथ करते हैं विदाउट विजिबल मूवमेंट, ठीक है। तो जो विजिबल मूवमेंट है ना, तो फिर डिफाइन करना कि वो जिंदा है तो वो इनफ नहीं होगा। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आइज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब अगर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट होते तब भी हम कहते हैं कि वो अलाइव है। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। हाँ, ये नेसेसरी है लाइफ के लिए। अगर हम आस्क करें क्वेश्चन प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से तो वो बोलेंगे येस। इनफैक्ट जो वायरस है ना, पता है क्या है, वायरस जो है ना मतलब कोई मूवमेंट शो नहीं करते जब तक वो किसी भी ह्यूमन के अंदर, जब तक वो चले ना जाए, मतलब कोई भी होस्ट की बॉडी में वो चले ना जाए। तभी एक कंट्रोवर्सी शो करती है, मतलब कि एक ऑपोजिशन शो करते हैं कि या तो जो क्या वो वायरस जो है वो अलाइव है या फिर वो डेड है, ठीक है। तो वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। अब क्वेश्चन आते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट ज़रूरी है तो वो चाहिए क्यों होती है लाइफ के लिए। हमने देखा है अर्लियर क्लासेस में कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टिश्यूज़ के अंदर सेल होते हैं और सेल जो होते हैं सबसे स्मॉलर कंपोनेंट होते हैं मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। But of the effects of environment, this organization order, nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. मतलब धीरे धीरे क्या होता है, मतलब जैसे जैसे मतलब एज होती रहती है और मतलब फिर वो जो ये सारा जो स्ट्रक्चर है नेचर का ये ब्रेक होता रहता है। और अगर जो ये ऑर्डर है ये ब्रेक हो गया, मतलब कि अगर हमारा जो टिश्यू ब्रेक हो गया, फिर टिश्यू से सेल ब्रेक हो गया, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे मतलब कि वो ब्रेक होता गया, तो फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। और जो लिविंग क्रीचर है ना वो रिपेयर करेगा, और तभी उस लिविंग क्रीचर को या तो उसको रिपेयर करना ज़रूरी होता है, मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सारे मॉलिक्यूल से बने होते हैं, तो वो मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। तो बोला कि व्हाट आर मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि मेंटेनेंस प्रोसेस क्या होते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, तो लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है। लाइफ प्रोसेसेस वो होते हैं मतलब कि जो हमारे ऐसे प्रोसेस जहाँ पे मतलब जब टुगेदर परफॉर्म करते हैं कोई भी मेंटेनेंस जॉब, उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे कि न्यूट्रिशन पढ़ोगे आप आगे, रेस्पिरेशन पढ़ोगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे, एक्सक्रीशन पढ़ोगे, तो हम इसमें सिर्फ 4 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे। तो द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो मतलब कि जो लाइफ प्रोसेसेस है ना, मतलब कि जो मेंटेनेंस है, मतलब कि हमारी बॉडी में जब हम बैठे हैं ना, तब भी जब हम कुछ भी नहीं करते तब भी हमारे ये जो बॉडी के अंदर मेंटेनेंस जॉब है चलता रहता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट का। अगर हम क्लास में बैठे हैं या हम सो रहे हैं तो जो मेंटेनेंस जॉब है वो चलता ही रहता है। तो जो प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जब टुगेदर वो परफॉर्म करता है मेंटेनेंस जॉब, उसको हम बोलते हैं
लाइफ प्रोसेसेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये लर्न कर लीजिएगा। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज़ नीडेड फॉर देम। तो मतलब कि अगर जो मेंटेनेंस प्रोसेस है ना, वो मतलब कि अगर चाहते हैं कि हमारा मतलब कि वो प्रिवेंट करे, कि मतलब डैमेज हुआ हमारी बॉडी में तो उसको प्रिवेंट करे, ब्रेक डाउन को प्रिवेंट करे, तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए होगी। एनर्जी इज़ नीडेड फॉर देम। देम किस लिए रेफर करा गया? लाइफ प्रोसेसेस के लिए। दिस एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ही एनर्जी होती है, उसको एनर्जी के सोर्स तो चाहिए होता है। तो जो प्रोसेस कि जब हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं आउटसाइड द बॉडी, तो हम उसको बोलते हैं फूड, और अंदर अगर वो प्रोसेस होता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब है, अगर जो बॉडी साइज है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, वो मतलब ग्रो हो रहा है, मतलब कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो उसके जो एडिशनल रॉ मटेरियल चाहिए होंगे आउटसाइड, तो जो आउटसाइड होता है उसको हम बोलते हैं फूड, और जब हम वो इनसाइड चल जाते हैं प्रोसेस, हम उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो क्योंकि जो लाइफ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, क्योंकि जो लाइफ है हमारी डिपेंड होती है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स में, और जो बहुत सारे फूड सोर्सेज हैं वो भी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है। अब डिपेंड करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कार्बन सोर्स, मतलब जितने ज़्यादा वो मतलब कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे ना, तो उतना ज़्यादा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब कि अगर मतलब कार्बन सोर्स ऐसे नहीं कि मतलब एक ही है, मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं अपने न्यूट्रिशनल प्रोसेस में। तो जो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, वो वेरी कर सकते हैं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो एक जने के कंट्रोल के अंदर तो है नहीं, ठीक है। ये जो सोर्स है ना एनर्जी का, तभी वो ब्रोकन डाउन होता है और बिल्डअप होता है बॉडी, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी और यूज़ हो सकता है वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट में, जो हमारी लाइफ को चाहिए, ठीक है, कि वो बॉडी ग्रो कर सके। तो एक सीरीज़ होती है केमिकल रिएक्शन की जो बॉडी में नेसेसरी होती है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग है और रिड्यूसिंग रिएक्शन है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन केमिकल मीन्स है कि वो ब्रेक डाउन करता है मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन जो है वो हम केमिस्ट्री में करने वाले हैं। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज़ ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। तो इसके लिए जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन सोर्स्ड, जो होती है वो बाहर से, मतलब कि बाहर से वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं, फिर वो अंदर चला जाता है ऑक्सीजन, और वो हेल्प करता है कि मतलब कि हम मतलब ब्रीथ करते हैं ना, तो मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं अंदर तो हम उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन जब हम मतलब कि प्रोसेस, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं आउटसाइड द बॉडी और यूज़ करते हैं कि हम फूड सोर्सेज को ब्रेक डाउन करें अपनी सेल्यूलर नीड्स के लिए, मतलब कि सेल्स की जो नीड है उसको प्रोवाइड करने के लिए, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। इन केस ऑफ सिंगल सेल नो स्पेसिफिक ऑर्गन, मतलब कि जैसे कि एक अमोइबा है, तो वो एक सिंगल सेल है, तो उसके लिए कोई तो मतलब कि कोई तो चाहिए ही नहीं होता, मतलब कोई भी कि वो एक्सचेंज करे गैसेज में, ठीक है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही सेल होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, रिमूवल वो किस लिए कर पाते हैं? क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होते हैं विद द एनवायरनमेंट। अगर जो बॉडी साइज है ऑर्गेनिज्म का वो बड़ा होता गया और जो बॉडी डिज़ाइन है वो कॉम्प्लेक्स हो गई, जैसे कि मल्टी सेल्यूलर का, तो जो सारी सेल्स है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो नहीं होंगे, तो तभी जो सिंपल डिफ्यूजन है वो मीट नहीं कर पाती है उनकी हर सेल की नीड। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन दे परफॉर्म। तो मतलब हमने तो देखा ही हो कि मल्टी सेलुलर में कैसी बॉडी पार्ट्स कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हम फेमिलियर हैं उनके आइडिया कि मतलब कि कैसे वो टिश्यू स्पेसिफाई होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं, और जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है ना बॉडी ऑर्गेनिजम्स में कैसा होता है उनका, ठीक है, हमें पता है। इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग, तभी हमको सरप्राइजिंग नहीं है कि जो हम अपटेक करते हैं फूड और ऑक्सीजन वो भी फंक्शन होते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू का। हाउएवर दिस पोजेज अ प्रॉब्लम, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि जो फूड और ऑक्सीजन है वो बॉडी में चाहिए होता है, ठीक है। सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि वो एक ही जगह से लेते हैं, ठीक है, जबकि जो सारे पार्ट्स हैं उनको चाहिए होता है, तो ये सिचुएशन है ना, ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाता है कि वो कैरी करे फूड को और ऑक्सीजन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। मतलब कि हमने जैसे कि ये एक वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसने खाना खाया, ठीक है, इसने खाना खाया और फिर मतलब कि ऐसे थोड़ी ना कि खाना खाया तो खाना मतलब कि अपने आप पहुंच गया, तो एक मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो चाहिए होता है कि मतलब हर सेल को वो पहुंचाए, तो इसलिए हमको बताया हुआ है। वैसे अगर हम कोई ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन लेंगे आउटसाइड से तो हम मतलब कि उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे हर सेल को, तभी तो, क्योंकि हम एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है,
इसलिए तो एरोबिक का जो है भी आप टेंशन मतलब एरोबिक हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है ये क्या क्रिएट करता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कि वो कैरी करे फूड और ऑक्सीजन हर पार्ट ऑफ द सेल में। जब जो केमिकल रिएक्शन है यूज़ करते हैं कार्बन सोर्स और ऑक्सीजन एनर्जी जनरेशन के लिए, तो वो क्रिएट करते हैं बाय प्रोडक्ट्स जो कि यूजलेस होते हैं बॉडी के लिए, और कभी कभार तो वो हार्मफुल भी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको निकालना तो चाहिए होगा ना, वो डिस्कार्ड होना तो चाहिए होगा बॉडी से, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। मतलब कि जब हम सुबह सुबह जो हमारे नेचर कॉल आता है वो किस लिए आता है, क्योंकि वो जो हार्मफुल टॉक्सिक पदार्थ है वो निकलना तो होगा ही है ना, इसलिए हम एक्सक्रीशन करते हैं। अगेन इफ़ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी डिज़ाइन इन मल्टी सेल्यूलर आर फॉलोड, तो मतलब कि बेसिक डिज़ाइन होता है कि वो हर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म फॉलो करे। एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है कि वो एक्सक्रीशन में वो डेवलप हो चुका है कि, और वो विच मीन्स आर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल। तो मतलब कि यही हमने पढ़ा कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि वो फूड और ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट करेगा, जो एक्सक्रीशन है जो हम एक्सक्रीट करते हैं तो वो भी तो ट्रांसपोर्ट करते हैं कि मतलब जो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। लेट अस कंसिडर द वेरियस प्रोसेस सो एसेंशियल। तो अब हम आगे पढ़ेंगे जो एसेंशियल है वन बाय वन, ठीक है। तो ये जो सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो। अब है हमारा न्यूट्रिशन। अब है हमारा न्यूट्रिशन। जब हम वॉक करते हैं राइड करते हैं बाईसाइकिल तो हम क्या यूज़ करते हैं, एनर्जी। जब हम कुछ भी नहीं करें तब भी तो एनर्जी चाहिए होती है हमें, कि हमारा जो स्टेट ऑफ द ऑर्डर है हमारी बॉडी में वो मेंटेन रहने के लिए हमें मटेरियल चाहिए होता है आउटसाइड, कि हम ताकि ग्रो कर सकें, डेवलप सिंथेसाइज प्रोटीन और अदर सब्सटेंसेस जो बॉडी को चाहिए होते हैं। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ फूड, जो मतलब कि हम सोर्स है ऐसे एनर्जी का और मटेरियल का, वो क्या है, वो है हमारा फूड जो कि हम खाते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब क्वेश्चन आते हैं कि जो लिविंग थिंग है वो अपना फूड लेते कहाँ से हैं। तो जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी और मटेरियल की वो कॉमन होती है, मतलब हर एक ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए होती है और मटेरियल चाहिए होता है, ये फुलफिल होते हैं डिफरेंट तरीके में। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल फूड मटेरियल लेते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया। अदर ऑर्गेनिजम्स वो यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो ब्रोकन डाउन होनी चाहिए, मतलब कि अगर ये ग्लूकोज है तो उसको सिंपल शुगर में तो ब्रोक डाउन होना ही होगा, तभी वो यूज होते हैं कि अपकीप और ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए। ये अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स है ना वो बायो कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम। तो ये जो हेट्रोट्रॉफ्स है वो अपने सर्वाइवल के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ऑटोट्रॉफ के ऊपर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है उसमें एनिमल्स इंक्लूड हो गए, फंजाइल इंक्लूड हो गए, ठीक है, हम भी ह्यूमंस इंक्लूड है उसमें। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो हमने पढ़ा ही होगा, ऑटोट्रॉफ्स हमें पता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब कि ऐसा न्यूट्रिशन जो मतलब कि खुद से बना हो विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में। तो ये जो मटेरियल है कन्वर्ट होता है मतलब कि स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट तो चाहिए होती है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को। ये फुलफिल होती है किसके प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। जो प्रोसेस जिसमें जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो टेक करते सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड और कन्वर्ट करते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जो फॉर्म होती है इनऑर्गेनिक फॉर्म वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो कन्वर्ट होती है कार्बोहाइड्रेट्स में और सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो यूटिलाइज होते हैं कि वो क्या प्रोवाइड करे, एनर्जी प्लांट के लिए, ताकि जो प्लांट है वो खड़ा रहे, अपनी कोई भी मूवमेंट है वो करे। मूवमेंट मतलब कि जो अंदर की मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो करे। हम आगे से नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे इसके बारे में। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो जो मतलब कि यूज़ नहीं करता इमिडिएटली, तो वो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो कि सर्व करता है इंटरनल एनर्जी रिजर्व्स, और वो यूज़ करता है एज जब रिक्वायर्ड होता है प्लांट के लिए। एक सिमिलर सिचुएशन तब बनती है जब हमने देखा होगा सम ऑफ द एनर्जी जो कि फूड से डिराइव होती है और जो हम खाते हैं वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द बॉडी ऑफ ग्लाइकोजन में, मतलब हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन में स्टोर होता है और प्लांट्स की बॉडी में वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। अब हम पढ़ेंगे आगे। अब आपने देखा होगा कि मतलब कि हमको कैसे बता दें कि ऐसे होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। 6 CO2 चाहिए होता है उनको, मतलब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है 12H2, मतलब कि 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चाहिए होते हैं उनको। क्लोरोफिल चाहिए होता है और सनलाइट चाहिए होती है। वो क्या बनाते हैं 6C6H12O6, ठीक है, वो होता है ग्लूकोज, और 6O2 + 6H2, मतलब कि ये है इनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या होता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के दौरान। जो फॉलोइंग इवेंट है वो ये अकर करते हैं, मतलब कि अब हमको बताया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के ये सारे इवेंट होते हैं। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब ये कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी और लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी का। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है यानी कि H2O स्प्लिट अप होता है किस में, H2 में और O2 में, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। ये जो स्टेप्स है ना, दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर इमीडिएटली, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये सारे स्टेप्स अभी हुए फिर से हो गए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, डेजर्ट प्लांट है वो टेकअप करता है कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट और प्रिपेयर करता है एक इंटरमीडिएट, वो जो एक्ट करता है अपॉन दी एनर्जी, और एब्जॉर्ब किससे होता है वो क्लोरोफिल के दौरान ड्यूरिंग द डे। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे जो कंपोनेंट्स है वो होते हैं अब रिएक्शन में, वो नेसेसरी क्यों होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ अंडर माइक्रोस्कोप, तो आप नोटिस करोगे कुछ सेल के अंदर ग्रीन डॉट्स होती है। तो जो ग्रीन डॉट्स है उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। चलिए अब हम एक एक्टिविटी करते हैं कि क्लोरोफिल एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि ये हमको दे रखा है क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीव्स, जिसमें ये जो ग्रीन डॉट आप देख रहे हो, मैं एक बार जूम कर देती हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो ग्रीन डॉट, ये सारे क्या है, क्लोरोप्लास्ट हैं। तो अब हम करते हैं आगे। तो आपने देख लिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ, ठीक है। तो अब हम करने वाले एक्टिविटी 6.1 की हम मतलब कि पता करें कि जो क्लोरोफिल है वो एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब हमें एक पॉटेड प्लांट लेना है, ठीक है, पॉटेड प्लांट लेना है जिसके अंदर वेरीगेटेड लीफ होगी, जैसे कि यहाँ तो हम मनी प्लांट ले सकते हैं, हम क्रोटोन ले सकते हैं। अब हमें प्लांट को डार्क रूम में रखना है 3 दिनों तक, कि ताकि जो स्टार्च है वो सारा यूज़ कर ले प्लांट। अब प्लांट को सनलाइट में रखना है 6 घंटे के लिए। अब उसमें से प्लांट में से एक लीफ को प्लग करना है, मतलब एक लीफ को तोड़ना है। जो ग्रीन एरियाज है ना उनको मार्क कर लो और ट्रेस कर लो शीट ऑफ द पेपर में। अब डिप करो लीफ बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट्स के लिए। उसके बाद उसको बीकर में रख दो जिसके अंदर अल्कोहल हो। ध्यान से प्लेस करना above the beaker in the water bath and heat till the alcohol begins to boil, मतलब हमें अगर हम मतलब उसमें रखेंगे अल्कोहल के अंदर डायरेक्टली रखेंगे तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगा और कुछ ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, उसके अंदर एक वाटर बाथ भी रखना है। पहले यहाँ पे तो हम अल्कोहल रख लेंगे और यहाँ पे हमको एक बीकर रखना है जिसके अंदर हमारी लीफ होगी। तो जो कलर ऑफ द लीफ को क्या हुआ, मतलब कि जो लीफ का कलर है, जब हमने अल्कोहल के अंदर जो पानी वाटर बाथ था तो हमने उसके अंदर रखा था तो क्या हुआ था, लीफ का क्या कलर था, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सोल्यूशन का क्या कलर था वो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। अब डिप करें लीफ डाइल्यूट सोल्यूशन में ऑफ आयोडीन, मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन में हमको करना है कुछ मिनट्स के लिए। लीफ को बाहर निकालना है और उसको आयोडीन सोल्यूशन से धो देना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ और कंपेयर करें, ट्रेस करें लीफ को जो हमने स्टार्टिंग में करा था। तो अब क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च है वेरियस एरियाज ऑफ लीफ में। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करते हैं। हमने क्लास 9 में पढ़ा था अबाउट द स्टोमेटा, जो कि टाइनी पोर्स होते हैं लीफ की सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। जो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैसेज एक्सचेंज है वो टेक्स प्लेस करता है इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स के थ्रू ही वो टेक्स प्लेस करता है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस के पर्पस के लिए। ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम नोट करें, एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ना वो अकर करते हैं क्रॉस द सर्फेस ऑफ द स्टेम्स रूट लीव्स, कि जो लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर है ना वो लॉस्ट ना हो इस टोमेटा के जब वो एक्सचेंज करे के दौरान। जो प्लांट है वो अपना पोर को क्लोज कर लेते हैं जब हमको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होता फोटोसिंथेसिस के लिए। जो ओपनिंग और क्लोजिंग पोर है वो गार्ड सेल का एक फंक्शन है। जो गार्ड सेल है वो स्वेल कर देते हैं जब उनके अंदर वाटर होता है और वो स्टोमेटल पोर को खोल देते हैं। वैसे ही जो पोर है वो क्लोज होता है जब गार्ड सेल श्रिंक करते हैं। तो ये जो डायग्राम है आपके पेपर में आ सकता है, तो आप इसको
लर्न कर लीजिएगा। तो मतलब हमको बताया हुआ है कि ये हमारा जो है, ये हमारा लीफ है, ये हमारा एपिडर्मिस है, ठीक है। और ये हमको बता रखा है कि जो इसमें है कि ये जब पानी भर जाता है तो ये स्टोमेटल पोर खुल जाता है, और ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और जो ये दोनों हैं ये गार्ड सेल होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि वो हमने पढ़ा था ना कि फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, ठीक है। तो मतलब जब गार्ड सेल का फंक्शन होता है कि वो ओपनिंग और क्लोजिंग की उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। ये स्टोमेटल पोर के ओपनिंग और क्लोजिंग में ये हेल्प करते हैं। जब उसमें पानी भर जाता है तो वो स्वेल अप हो जाते हैं, और जब पानी उनमें से नहीं होता तो वो श्रिंक कर जाते हैं। और जो मतलब कि ये पानी इनमें नहीं है तो ये इसलिए श्रिंक कर गए, मतलब पिचक गए, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी 6.2। अब हमें 2 हेल्थी पॉटेड प्लांट लेने हैं जो कि सेम साइज़ के हों। तो आप देख सकते हैं ऐसे 2 पॉटेड प्लांट लेने हैं जो सेम साइज़ के हों, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इनको डार्क रूम में रख देना 3 दिनों तक के लिए। अब प्लेस करना है ईच प्लांट सेपरेट ग्लास प्लेट पे। अब हमें प्लेस करना है एक वॉच ग्लास जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, ठीक है। क्योंकि जो साइड ऑफ द वन प्लांट, ठीक है, मतलब जिसमें एक हाइड्रोक्साइड हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों प्लांट्स को कवर करें सेपरेट बेल जार्स में। अब हमें वैसलीन लेनी होगी कि हम मतलब कि सील कर दें द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट, ताकि जो एयर टाइट है वो सेटअप हो जाए। अब हमें प्लांट को सनलाइट में रखना है 2 घंटे के लिए। अब हमें प्लग करना है लीफ को ईच प्लांट में और चेक करना है कि जो प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च है अबव एक्टिविटी में। अब हमें लीफ को लेना है और शो करना है कि जो प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च है उनमें अभी भी। तो अब आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो अभी आप इसमें देख सकते हैं 2 हमने वॉच ग्लास, मतलब कि 2 हमने एक पॉटेड प्लांट लिए हेल्दी। तो अब हमने जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या जो लीफ है वो सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च शो करिए। तो आप क्या कंक्लूड करते हैं इस एक्टिविटी से। अब इन 2 जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म करी तो हम ये कर सकते हैं कि सनलाइट एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमने बात करी कि कैसे जो ऑटोट्रॉफ्स है वो अपना मीट करते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट, और वो जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको चाहिए होता है। रॉ मटेरियल कौन कौन से, एक तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और टेकन अप होता है सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में। अदर मटेरियल जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब टेकन अप होते हैं सॉइल में। जो नाइट्रोजन है एक एसेंशियल एलिमेंट है जो कि यूज़ होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड्स के लिए। ये जो है ये टेकन अप होता है इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्राइड्स, और ये टेकन अप होता है एज ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्रिपेयर्ड होता है बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो अब हम करने जा रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो हर एक ऑर्गेनिज्म है वो अडैप्ट होता है टू इट्स एनवायरनमेंट। तो जो फॉर्म होता है न्यूट्रिशन वो डिपेंड करता है कि कैसा फूड मटेरियल अवेलेबल है और वो कैसे ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि जो फूड सोर्स है वो अगर स्टेशनरी है जैसे कि ग्रास है, या वो मोबाइल है सच एज डियर, मतलब कि यहाँ तो स्टेशनरी जैसे कि ग्रास की तरह स्टेशनरी है, मोबाइल है मतलब कि चलता फिरता है। तो हमको बताया हुआ है कि वुड अलाउ द डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज एक्सेस। तो मतलब फूड वो हम कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से हम उस फूड को एक्सेस कर रहे हैं। व्हाट इज़ द न्यूट्रिटिव अपैरेटस, कि हम मतलब काउ कैसे खाती है अपना न्यूट्रिशन, लायन कैसे खाता है। तो ये रेंज होती है स्ट्रैटेजीज कि वो फूड कैसे ले रहे हैं ऑर्गेनिज्म में। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी और फिर एब्जॉर्ब करे, जैसे कि फंजाइल हो गया, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, मशरूम, ठीक है। कुछ जो है वो होल मटेरियल लेते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं इनसाइड देयर बॉडी। व्हाट कैन बी टेकन इन और ब्रोक डाउन कर देते हैं, वो उनकी बॉडी डिज़ाइन पे वो डिपेंड करता है और फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं वो मतलब कि प्लांट्स और एनिमल से ले लेते बिना उनको किल करे। तो जो पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी होती है वो यूज़ होती है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसे ये कसकटा हो गया, टिक्स हो गया, लाइस हो गए, लीचेस हो गए, टेपवर्म हो गए, मतलब ये सारे जो है ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के वो है मतलब कि टाइप्स हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, तो अब है ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कैसे करते हैं। सिंस जो फूड है वो ऑब्टेन होता है डिफरेंट तरीके में, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। जैसे सिंगल सेल्ड है तो फूड होता है वो एंटायर सरफेस में लेता है,
पर जो मल्टी ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है तो डिफरेंट पार्ट जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं कि वो परफॉर्म करें डिफरेंट फंक्शंस। जैसे कि अमोइबा टेक इन फूड करता है यूजिंग इट्स टेम्पररी फिंगर लैक एक्सटेंशन, तो मतलब जिसको हम विलाय बोलते हैं, जो कि मतलब कि फूड पार्टिकल को फूड वैक्यूल फॉर्म करता है। जब वो फूड वैक्यूल फॉर्म करता है तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो ब्रोकन होता है सिंपलर वंस में और वो डिफ्यूज़ करते हैं क्या साइटोप्लाज्म में, वो जो है वो खाना लेता है वो डिफ्यूज़ कर देता है। जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है और वो थ्रोन आउट हो जाता है। तो मतलब कि जो अमोइबा की सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें से कभी भी वो रप्चर आउट कर देता है। मतलब जब एक्सेस में उसका अनडाइजेस्टेड फूड भर जाता है तो कहीं से भी उसकी सेल मेम्ब्रेन खुल जाती है। और जैसे कि अमोइबा है तो मतलब कि यहाँ पे अगर उसको बहुत सारा खाना भर गया तो वो क्या करता है, मतलब उसकी जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन होती है तो सेल मेम्ब्रेन को थोड़ी सी मतलब कि ऐसे हो जाती है तो उसमें से जल्दी से सारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो निकल जाता है। ऐसे ही हमको एग्जांपल दे रखा है पैरामेशियम, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जब सेल के अंदर डेफिनेट शेप होती है तो वो फूड ले जाता है एक स्पेसिफिक स्पॉट में। तो फूड जो है ना स्पॉट से मूव करता है सीलिया, और जो कि कवर करता है एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। तो आप देख सकते हैं ये जो न्यूट्रिशन इन अमोइबा है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में अक्सर आता है। ये डायग्राम की ड्रॉ द न्यूट्रिशन सिस्टम इन अमोइबा। तो ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो जेली लाइक स्ट्रक्चर ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, उसके अंदर क्या, इसके अंदर ही होता है एक ये न्यूक्लियस होता है, ये फूड पार्टिकल है जैसे रेड रेड दिखाया गया है, और ये है सीडियोफोडिया मतलब कि जो उसकी फॉल्स फीड होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमको दे रखा है कि उसकी जो फूड वैक्यूल होती है। ठीक है, और ये जो फूड पार्टिकल फूड पार्टिकल है वो फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है और फिर वो धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाता है और जो ऑर्गेनिजम्स है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो अब हमने यहाँ तक कर लिया, अब हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय।